दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र बड़ा महंगा हो चला है और उस पर भारत का लोकतंत्र यह तो शायद दुनिया के सबसे महंगे लोकतंत्र में इसकी शुमारी होने लगी है। 2014 के चुनाव में कहते हैं 40 से 60 हजार करोड़ रुपए तक चुनाव में खर्च हो गए। 2019 में यह आंकड़ा 60 से 80 हजार करोड़ तक हो गया। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 10 से 30 हजार करोड़ के भीतर खर्च भी हुए हैं। तमाम राज्यों के चुनाव में जितना पैसा खर्च होता है उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, जो पैसा लगाते हैं शायद वो जानते हैं चुनाव कौन जीत रहा है। और मौजूदा वक्त में भारत की राजनीति ने कुछ इस तरीके से करवट ली है, या फिर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था ने इस देश की राजनीति को ही कुछ इस तरीके से बदल डाला है कि जो पैसा लगाते हैं वो पहले ही जान जाते हैं कहां पैसा लगाना है और किसे जीत मिलेगी। इसीलिए सही मायने में चुनाव को लेकर मौसम वैज्ञानिक नेता नहीं है, कॉरपोरेट है। और मौजूदा वक्त में कॉरपोरेट सारी पूंजी बीजेपी के ऊपर ही लगाता है। जरा कल्पना कीजिए, 2013 के बाद से 2021 तक कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्टों की जितनी भी पूंजी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आई, उसका लगभग 85% हिस्सा बीजेपी के पास गया। 1952 के पहले चुनाव से लेकर 2009 के इलेक्शन तक के बीच में जब भी आप झांकिएगा आपको ऐसा आंकड़ा कभी मिलेगा नहीं। इंडस्ट्रियलिस्ट पहले भी फंडिंग करते थे, टाटा बिरला फंडिंग किया करते थे 60 के दशक में, लेकिन उस वक्त भी जो फंडिंग होती थी वह एक तरफ कांग्रेस होती थी, दूसरी तरफ स्वतंत्र पार्टी होती थी, तीसरी तरफ वामपंथी होते थे, चौथी तरफ समाजवादी धारा होती थी। और जो कॉरपोरेट फंडिंग या इंडस्ट्रियलिस्टों की फंडिंग जो होती थी वो बंट जाती थी। 34% से ज्यादा फंडिंग किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में कभी गई ही नहीं, राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर। और जहां तक क्षत्रपों का सवाल है, इनके पास भी, जिनके राज्यों पर कब्जे उस वक्त तो बहुत कम हुआ करते थे, आज की तारीख में तो कई क्षत्रप हैं। ममता बनर्जी अपने तौर पर खड़ी है, अरविंद केजरीवाल अपने तौर पर खड़े हैं, चंद्रशेखर राव अपने तौर पर खड़े हैं, वाईएसआर कांग्रेस अपने तौर पर खड़ी है, डीएमके अपने तौर पर खड़ी है, बीजू जनता दल अपने तौर पर खड़ी है। यानी ध्यान दीजिए तो कई छत्रप आपके जहन में तुरंत आएंगे। लेकिन छत्रपों के साथ भी इस दौर में कॉरपोरेट खड़ा होना नहीं चाहती है। यानी पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी में क्यों सिमट गई? यानी कॉरपोरेट की फंडिंग भी राज्यों में जिनकी सरकारें हैं उनको जितना पैसा पहले मिल जाता था, आज की तारीख में उन पर भी फंडिंग क्यों नहीं होती है? जबकि राज्य का मुख्यमंत्री बड़ा ताकतवर होता है। लेकिन हमने एक शब्द कहा ना, इस दौर में राजनीति बदल डाली गई है। इस दौर में राजनीतिक व्यवस्था पूरे तरीके से बदल गई है। शायद इसीलिए जो राज्य भी निर्णय लेते हैं उसके अगल बगल की परिस्थितियों को टटोलते हुए केंद्र की दखल इस दौर में इतनी बढ़ गई है कि पश्चिम बंगाल में कोई निर्णय लेना हो, या फिर अब आने वाले वक्त में पंजाब में निर्णय लेना होगा, या फिर छत्तीसगढ़ में निर्णय लिए जा रहे हो, या राजस्थान में, केंद्र का दखल अपने तौर पर अलग अलग माध्यमों से नजर आ ही जाता है। और केंद्र के दखल का मतलब शायद खौफ पैदा करना भी होता होगा। शायद बड़ी सरकारी एजेंसियों को और प्रीमियर जांच एजेंसी, जिसमें सीबीआई भी आती है और ईडी भी आती है, उसका योगदान भी कम नहीं होता है। तो क्या वाकई इस दौर में राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से बदल चुकी है जिसमें पूंजी कॉरपोरेट कहां पर लगाती है, जिसकी जीत हो और जीत के बाद उसकी एवज में उसे कुछ मिल सके? यह पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, जो कॉरपोरेट नहीं देगा पैसा उसके दरवाजे पर ईडी की रेड भी पड़ जाएगी, और ईडी की रेड तब भी पड़ेगी जब आपने कम पैसे दिए। इसको अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन आज तो चर्चा इस बात की है कि कहते हैं कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट पहले से जान जाता है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसे खड़ा होना है। आज जरा इसे समझने की इसलिए भी कोशिश कीजिए क्योंकि जब पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस दौर में बदल चुकी है, राज्यसभा के भीतर 172 सांसद ऐसे हैं जिनका कहीं ना कोई जुड़ाव कॉरपोरेट के साथ रहा है। और सोचिए जरा, जो संसदीय समितियां बनती हैं उसमें वो सदस्य के तौर पर रहते हैं। इतना ही नहीं, जो लोकसभा के भीतर सांसद हैं उन सांसदों की फहरिस्त भी जब टटोली गई तो हमारी टीम ने बताया कि 112 सांसद ऐसे हैं जिनका जुड़ाव कॉरपोरेट के साथ रहा है।
यानी उनके चुनाव लड़ने और जिताने को लेकर भी कॉरपोरेट सक्रिय हो जाता है। हमें लगता है दो तीन चीजों का जिक्र पहले कर दें। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में उस समय रिलायंस यानी मुकेश अंबानी ने मिलिंद देवड़ा को लेकर कहा था कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, चुनाव जीत जाएंगे। मुंबई साउथ लोकसभा की यह सीट थी, यहां से शिवसेना के सावंत चुनाव जीत गए, क्योंकि उसके बाद जब उन्होंने कह दिया तो बीजेपी और शिवसेना दोनों सक्रिय हो गई और वो किसी भी रूप में नहीं चाहती थी कि जिस रूप में कॉरपोरेट आकलन भी कर रहा है वह भी निखरकर सामने आ जाए। एक घटना और है, यह सन 2004 की है। जिस वक्त 2004 में चुनाव परिणाम आने वाले थे, यानी जब वोटों की गिनती होनी थी, उससे एक दिन पहले ही कहा जाता है कि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन पहुंचे थे 10 जनपद और उसी वक्त और उसी शाम मान लिया गया था कि शायद कल का चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में यानी शाइनिंग इंडिया के पक्ष में नहीं जाएगा। और चुनाव परिणाम बिल्कुल इसी तरीके से रहा और मिलीजुली सरकार के तौर पर यूपीए ने सरकार बना ली थी। लेकिन आज तो जिक्र इस बात का है कि क्या वाकई भारत की राजनीतिक व्यवस्था कुछ इस तरीके से बदल चुकी है जहां कॉरपोरेट भी बहुत माइन्यूटली उस राजनीति पर नजर रखता है जिस राजनीति के उससे लाभ मिलना है, जिस राजनीति पर उसे पैसा लगाना है। और कमोवेश हर बड़े कॉरपोरेट के भीतर राजनीति पर नजर रखने वाले, राजनेताओं के साथ संपर्क साधने वाले, उनके साथ आने वाले वक्त में जो दिशा और जो दशा होगी इस देश की राजनीतिक तौर पर, उस नजरिए को समझने वाले लोगों की नियुक्तियां भी होती हैं। तो क्या वाकई कॉरपोरेट किसी भी देश में चाहे तो सरकार पलट सकता है? और क्या वाकई इस दौर में कॉरपोरेट की ताकत सत्ता ने इस तरीके से अपनी मुट्ठी में रख ली है कि वो जहां भी चाहे, जैसे भी चाहे, जिस रूप में भी कहे, जहां भी पैसा लगाए, लेकिन राजनीतिक सत्ता ने इतने केंद्रित स्थितियों को डेवलप कर दिया है जहां कॉरपोरेट चाहकर भी अब किसी दूसरी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या छत्रपों के पीछे पैसा नहीं लगा सकता है। पहले एक लिस्ट हमारे पास है, जरा इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हमने आपसे कहा कि लगभग 85% कॉरपोरेट का पैसा बीजेपी के पास जाता है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, इसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसके पास भी नहीं जाता है, यानी कांग्रेस के जीतने की संभावना नहीं के बराबर। मसलन अगर 2018-19, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लगभग 876 करोड़ टॉप 5 पॉलिटिकल पार्टीज जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कॉरपोरेट की फंडिंग हुई। इस 876 में से 92% यानी 698 करोड़ रुपया बीजेपी के पास गया, कांग्रेस के पास सिर्फ 112 करोड़ रुपए गए, एनसीपी के पास सिर्फ 11 करोड़ रुपए गए। जो कॉरपोरेट्स डोनर्स थे उनकी तादाद से समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में कॉरपोरेट अब पॉलिटिकल फंडिंग करने को मजबूर है, या फिर अपने कॉरपोरेट को फलता फूलता हुआ दिखाने के लिए उनके पास पॉलिटिकल फंडिंग के अलावे कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद नहीं थी। 2019 के इलेक्शन में 1573 कॉरपोरेट डोनर्स थे जिन्होंने बीजेपी को लगभग 700 करोड़ रुपए दिए। इस दायरे के भीतर में कांग्रेस के पक्ष में 122 कॉरपोरेट डोनर्स ही थे और सिर्फ 17 कॉरपोरेट डोनर्स, जिसमें से 16 कॉरपोरेट डोनर्स जो थे वो मुंबई और पुणे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एनसीपी को तकरीबन 11 करोड़ रुपए दिए। अब इस दायरे में जब आप निकल कर आते हैं तो दूसरी पॉलिटिकल इलेक्शन के तुरंत बाद ऐसा नहीं है कि कॉरपोरेट फंडिंग कम हो जाती है, फिर राज्यों के चुनाव होने हैं और बीजेपी ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग का चेहरा बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से ही क्रिएट किया, यानी ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, पिरामिड की तरह खड़ी हुई है, ऊपर से ही आपको पैसा देना होगा, राज्यों के नेताओं को पैसा नहीं देना होगा और सेंटर ही तय करेगा तमाम राज्यों में। तो इसका लाभ ये होता है कि बीजेपी के कोई भी नेता अपने तौर पर पॉलिटिकल फंडिंग का जुगाड़ कर नहीं सकता। ये अलग मसला है कि कुछ कॉरपोरेट जो अलग अलग पॉलिटिशियंस के पीछे हैं, जो सांसद राज्यसभा में पहुंच जाते हैं या जो लोकसभा में चुनाव जीतते हैं, उनके लिए इंडिविजुअल लेवल पर फंडिंग जरूर होती है। लेकिन 2000 इलेक्शन के तुरंत बाद बीजेपी को 750 करोड़ रुपए
कॉरपोरेट की फंडिंग फिर हुई क्योंकि उसके तुरंत बाद जो इलेक्शन होना था उसमें महाराष्ट्र का इलेक्शन था, उसमें झारखंड का इलेक्शन था, और उसके बाद दिल्ली का इलेक्शन, फिर बिहार का इलेक्शन, तमाम राज्यों के इलेक्शन होते चले जाने चाहिए थे। यहां पर एक चीज और समझिए, 2014 से 2019 के बीच में जो कॉरपोरेट फंडिंग अलग अलग राज्यों में जितनी बड़ी तादाद में हुई, इन तमाम राज्यों में जो 18 बड़े राज्यों में इलेक्शन हुए उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपया इलेक्शन में फूंका गया। यह पैसा कॉरपोरेट का था, इंडस्ट्रियलिस्टों का था। अलग अलग बॉन्ड से भी पैसा लिया, हालांकि इलेक्ट्रल बॉन्ड तो 2018 के बाद आया, लेकिन बीजेपी के डोनर्स में जरा कल्पना कीजिए जो कल तक जैसे जुपिटर कैपिटल थे। जुपिटर कैपिटल जो है आज की तारीख में बीजेपी के सांसद हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट फंडिंग की जब ये सांसद नहीं थे इनकी कंपनी। तो यह भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि कॉर्पोरेट का पॉलिटिकलाइजेशन। इससे पहले हम लोग जिक्र अक्सर किया करते थे कि क्रिमिनल का पॉलिटिकलाइजेशन, हम लोग जिक्र करते थे कि करप्ट जो है उसका पॉलिटिकलाइजेशन कैसे होता है, लेकिन यहां पर कॉरपोरेट का भी पॉलिटिकलाइजेशन कैसे होता है वह भी एक तस्वीर निकल कर आती है। दूसरा बड़ा ग्रुप था आईटीसी ग्रुप। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लगाया बीजेपी के ऊपर में पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर। इसके अलावा रियल एस्टेट में बड़ा पैसा रहा। रियल एस्टेट की 2 कंपनियां जिसका जिक्र इलेक्शन 2019 के समय हो रहा था, माइक्रोटेक डेवलपर्स और बीजी शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूशंस इलेक्ट्रल ट्रस्ट था और जो जन कल्याण इलेक्ट्रल ट्रस्ट था जिसमें लगभग 31 कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं, इनकी फंडिंग अलग से थी। यहीं पर सवाल आता है हाल के दिनों में जो होता है कि तेजस्वी को कितना पैसा मिला होगा, अखिलेश यादव को कितना पैसा मिला होगा, या फिर दूसरे छत्रप जो हैं इनको भी कितना पैसा मिला होगा। जो मैक्सिमम पैसा इनको 2019-20 में मिला इलेक्शन के बाद, हम जो डाटा आपके सामने रखें उसके साथ घटाते चलिएगा। मसलन समाजवादी पार्टी को सिर्फ 10 करोड़ रुपए मिले। अब आप कल्पना कीजिए कि कॉरपोरेट की रुचि थी ही नहीं और ये उसके बाद कम हो गए। इलेक्शन के नजदीक पहुंचते पहुंचते ये लगभग 5.5 करोड़ पार आ गया। यानी कॉरपोरेट समझ रही थी कि पैसा कहां लगाना है और सत्ता किसके बनने वाली है। तो असल मौसम विज्ञानी तो राजनीतिक तौर पर कॉरपोरेट ही रहा, क्योंकि मैक्सिमम पैसा टीआरएस के पास गया। टीआरएस चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री, हाल के दिनों में बड़े तीखे तेवर उन्होंने अपनाए, यानी उस कतार में खड़े हो गए। जो तीखे तेवर आपने ममता बनर्जी के देखे, जो तीखे तेवर आपने केजरीवाल के देखे, जो तीखे तेवर इस दौर में अपने साले के खिलाफ लगते आरोपों को लेकर अब उद्धव ठाकरे खुले तौर पर बोलने लगे हैं। और टीआरएस के जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना में चंद्रशेखर राव, उन्होंने तो बड़े एग्रेसिव वे में प्रधानमंत्री पर अटैक किया। लेकिन सवाल है कॉरपोरेट कितना पैसा देता है, और जो दक्षिण का हिस्सा जहां पर बीजेपी नहीं है वहीं पर कुछ पैसा कॉरपोरेट निकाल पाया कि बीजेपी की मौजूदगी वहां पर नहीं है। इसीलिए ध्यान दीजिए, पहले 3-4 नंबर में टीआरएस पहले नंबर पर लगभग 89 करोड़, टीडीपी दूसरे नंबर पर लगभग 81 करोड़, वाईएसआर तीसरे नंबर पर लगभग 74 करोड़, डीएमके 5वें नंबर पर लगभग 45 से 50 करोड़, बीजेटी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है उनके पास भी 50 करोड़ पहुंचा, शिवसेना 42 करोड़, जेडीएस, उसके बाद देखिए कैसे होती है चीजें डरती हैं। जेडीएस यानी कर्नाटक में 18 करोड़, जेडीयू नीतीश कुमार 13 करोड़, समाजवादी पार्टी 10 करोड़, अकाली दल 7 करोड़, आरजेडी 2-2.5 करोड़। यह स्थिति कॉरपोरेट की इस देश के उन नेताओं को लेकर है जो नेता ये सोचते हैं कि वो राष्ट्रीय तौर पर विकल्प बन जाएंगे। विकल्प बनने की परिस्थितियां अगर हम लोग देखना शुरू करें कॉरपोरेट फंडिंग की, तो आपको समझ में आ जाएगा भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम के भीतर कॉरपोरेट अक्सर पैसा लगाता रहा, वह पार्लियामेंट में भी आना चाहता रहा। वो चाहते थे कि राज्यसभा में घुस जाएं, और राज्यसभा में जो हमने 172 पार्लियामेंट्रीज का जिक्र कर रहे हैं, इन 172 में से 110 सांसद तो सीधे तौर पर किसी ना किसी कॉरपोरेट से जुड़कर कमाते रहे हैं, यानी अब नहीं कमाते होंगे, लेकिन वह वहीं से निकल कर आए, और यह एक लंबी कतार है। तो कॉरपोरेट का पैसा उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाता है जो चीजों को उनको वापस लौटा दे। और इस दौर में जब फेडरल स्ट्रक्चर ध्वस्त हुआ, तो फेडरल स्ट्रक्चर ध्वस्त होने का सीधा लाभ केंद्र को मिला, या राज्यों के जो अधिकार थे वह केंद्र ने अपने हाथ में ले लिए।
वो सिर्फ ईडी और आईटी और सीबीआई तक का मसला नहीं है, वो बड़े बड़े निर्णयों में यहां तक कि किसान यानी खेती जो राज्यों के अधीन मामला आता है उसमें भी रिफॉर्म जतलाकर केंद्र सरकार ने एक मैसेज कॉरपोरेट को दिया कि अब राज्यों के अधीन आने वाले जो भी सब्जेक्ट है वो भी हमारे जरिए ही परिभाषित होंगे। तो पैसा आपको यहीं लगाना है और यहीं से वो नीतियां बनेंगी जिसके अनुसार आपको लाभ मिल पाएगा। ये भारत की राजनीति में एक ऐसा बदलाव नजर आया जिसमें छोटी बड़ी तमाम चीजें कॉरपोरेट फंडिंग के तौर पर, आप सोचिए छोटी छोटी, हम आपको शिक्षा से जुड़े कुछ यूनिवर्सिटीज का जिक्र करते हैं जो बीजेपी को फंडिंग कर रहे थे। यह जिक्र हम आपसे अक्टूबर 2019 के बाद का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी पैसा देती है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग पैसा देती है, जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल जो सूरत में है वो पैसा देता है, पठनिया पब्लिक स्कूल रोहतक का है वह पैसा देता है, लिटिल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल भिवानी का है वह पैसा देता है, एलन कॉरियर कोर्स जो है वह भी पैसा देता है। ये सारी चीजें क्या बतलाती है? ये सारी चीजें बताती है कि भारत की राजनीति में मौजूदा वक्त में एक बड़ा बदलाव आ गया है। इस बदलाव के तौर तरीकों को इस रूप में भी समझ लीजिए कि लोकसभा की चर्चा बदल गई, राज्यसभा में कॉरपोरेट युग समा गया। इसी दौर में चीजें जब ध्वस्त होने लगी तो विचारधारा खारिज होने लगी, गोडसे के गीत भी इसी दौर में गाए गए। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर फोर्थ स्टेट हो, दोनों की भूमिका बड़ी संचय परिस्थितियों के साथ विपक्ष ने देखनी भी शुरू की और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णयों को लेकर सवाल उठाया। एक नई परिस्थिति सोचिए, जब चीजें ध्वस्त होती है और राजनीति बदलती है तो क्या होता है। मसलन आप कोलकाता बंगाल का जिक्र कीजिए, बिरहुम की घटना का जिक्र कीजिए। बिरहुम में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ममता बनर्जी ने एसआईटी बनाई। एसआईटी 72 घंटे में क्या रिपोर्ट फाइल करती, उस बीच में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और यहां तक कि सबूत छिपाने और मिटाने के आरोप भी आप पर लग रहे हैं, तो यह पूरा मामला सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है। ममता बनर्जी का टकराव सेंटर को लेकर है। सेंटर की कोई एजेंसी ना आ पाए, इसको लेकर भी एक बड़ी बहस हुई है और इस बहस का हिस्सा यह रहा है कि सीबीआई को लेकर 8, 9, 10 राज्यों ने अपने तौर पर कहा कि हम सीबीआई से कोई जांच नहीं कराएंगे। उसमें सबसे पहले ममता बनर्जी ही थी जो कि मानती थी कि सीबीआई जो भी जांच करेगी उनके खिलाफ करेगी। उनके बाद महाराष्ट्र ने शुरुआत की, उद्धव ठाकरे ने भी माना सीबीआई से हम जांच नहीं कराएंगे। उसके बाद कांग्रेस शासित तीनों राज्य पहले जो थे, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों ने मना किया। उसके बाद सीपीएम केरल, उन्होंने मना किया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड ने मना किया। उसके बाद मिजोरम और मेघालय ने भी मना किया। यानी बिना राज्य की इजाजत के एंट्री सीबीआई की हमारे यहां नहीं होगी। अब यहां सवाल है कि ममता बनर्जी अपने तौर पर अदालत को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है, कर रही है कह सकते हैं। यानी ध्यान दीजिए, तो राजनीतिक व्यवस्था इतनी केंद्रित होती चली गई जहां पर सवाल कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और फोर्थ स्टेट भर का नहीं है, बल्कि इन चारों चीजों की परिस्थितियों के आश्रय हर उस संस्थान का आकर खड़ा हो गया जहां पर कॉरपोरेट को भी यह लगने लगा कि अगर हम सत्ता के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमें बैंक से लोन नहीं मिलेगा। अगर हम सत्ता के साथ नहीं खड़े होंगे तो हमारे जो प्रोडक्शन है उससे जुड़ी जो नीतियां हैं उस पर सरकार मुहर नहीं लगाएगी। इन बातों का जिक्र इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति जो बदली उसके जहन में ध्यान दीजिए बहुत माइन्यूट परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई हैं। पहले राजनीति ऐसे नहीं बदलती थी। आज की तारीख में ध्यान दीजिए तो बूथ वाइज जो खुफियागिरी होती है वह भी हो रही है, जो जमीनी स्तर पर निगरानी रखी जाती है वह भी हो रही है। यहां तक कि जो आर्थिक निर्भरता क्या रहे और आर्थिक नीतियां क्या रहे यह भी राजनीतिक विचारधारा तय करने लगी है जो आपको सत्ता तक पहुंचाती है। और इसीलिए तमाम जगहों पर जो चाहे वो छत्रप ही क्यों ना, ममता बनर्जी क्या चाहती है, कोई विपक्ष ना हो, कोई सवाल ना खड़ा करे। केजरीवाल अपने तौर पर इसी तरीके की राजनीतिक सत्ता की दिशा में जीत के साथ बढ़ चुके हैं। विपक्ष गायब है, कोई सवाल नहीं करे। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा के भीतर क्या कोई सवाल कर सकता है? राज्यसभा में स्थिति अभी भी बराबर की है तो सवाल हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा में तो सर गिनिएगा तो बीजेपी के हक में बनेंगे, तो सवाल करेगा कौन? यानी सवाल विहीन राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक सत्ता जो कॉरपोरेट और इस देश की पूंजी को भी दिशा निर्धारित करे कि हमारे साथ खड़े रहोगे तो ही लाभ होगा, अन्यथा आपको
कहीं के नहीं रहेंगे। ये एक परिस्थिति इसलिए, शायद इसीलिए राजनेताओं का अब ध्यान तीन ही चुनाव पर रहता है: पंचायत चुनाव, म्युनिसिपल इलेक्शन और विधानसभा चुनाव। लोकसभा इलेक्शन केंद्रित हो गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के जरिए एक आत्म केंद्रित परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। राज्यों में अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर, म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर, विधानसभाओं को लेकर माना जाता है नहीं, डेमोक्रेसी है अभी यहां पर, और इसके आश्रय कॉरपोरेट की फंडिंग होनी चाहिए। कॉरपोरेट की फंडिंग उन्हीं जगहों पर छत्रपों की होती है जहां बीजेपी नहीं है: तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, उड़ीसा में। बाकी जगहों पर नहीं होती है। बाकी जगहों पर दूसरे छत्रपों को पैसा कॉरपोरेट नहीं देती है। यानी जो नया पॉलिटिकल रनवे बना है सत्ता में आने के लिए, उस रनवे पर एक ही जहाज दौड़ सकता है, और उस जहाज को दौड़ाने के लिए जो ईंधन चाहिए, वह ईंधन जो कॉरपोरेट, इंडस्ट्रीज और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो निकल कर आया। ये कल्पना की जा सकती है कि 32 महीने के भीतर लगभग 8,000 करोड़, करीब 8,000 करोड़ का जो इलेक्ट्रल बॉन्ड लिया गया, खरीदा गया, उसमें से 90% से ज्यादा बीजेपी के पास चला गया। सिर्फ 32 महीने का जिक्र हम कर रहे हैं, 8,000 करोड़ का जो जिक्र कर रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसी परिस्थितियां आ गई? और अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है तो इसका दूसरे हिस्से में लेकर आइए। जो अलग अलग डेमोक्रेसी के जो फॉर्मेट थे, जिस फॉर्मेट में माना जाता था कि हेल्दी कॉम्पिटिटिवनेस इस देश के इंडस्ट्रियलिस्टों में रहेगा, कॉरपोरेट में रहेगा, मीडिया में रहेगा, यूनिवर्सिटीज के भीतर रहेगा, हर सिस्टम को लेकर रहेगा, एक चेक एंड बैलेंस की परिस्थिति कॉन्स्टिट्यूशनली इस देश में चलेगी। लेकिन जब उसको ही डाइल्यूट कर दिया गया, या उसको ही चेक एंड बैलेंस की परिस्थितियों को खत्म कर दिया गया, तो जो पूरा का पूरा पूंजी का फ्लो था वह एक ही दिशा में जाने लगा। यहां पर किसी के जहन में भी एक सवाल और होगा, क्या वाकई ये परिस्थिति अनंत काल के लिए हो सकती है क्या? हमें लगता है ऐसा होता नहीं है, किसी भी देश में ऐसा नहीं होता। एक वक्त, एक काल जरूर होता है कि 2 सीट से आप 300 प्लस में आकर खड़े हो गए, तमाम राज्यों में आपकी सत्ता हो गई, नीतियां आपके अनुकूल, कॉरपोरेट आपके अनुकूल, पॉलिसी आपके अनुकूल, मीडिया आपके अनुकूल, सारी चीजें अनुकूल चल रही हैं, पार्लियामेंट आपके अनुकूल, यहां तक कि संविधान की व्याख्या करने वाली अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसको भी आपके अनुकूल माने जाने लगा, और इसका जिक्र पार्लियामेंट तक में होने लगा। लेकिन यह परिस्थितियां आखिर में उन कॉरपोरेट को उसी दिशा में ले जाकर खड़ा करेगी जहां पर वह जिस लिए कॉरपोरेट बने हैं, अगर वह चीजें ध्वस्त होने लगेगी, जो भारत के भीतर का इकोनॉमिक मॉडल कॉरपोरेट को सिकोड़ते सिकोड़ते अब आधे दर्जन कॉरपोरेट को आप उंगलियों में गिन लीजिए। उसमें आप अंबानीज कहें, उसमें आप अडानीज कहें, उसमें आप टाटा कहें, उसमें आप कुमार मंगलम बिरला ग्रुप कहें, उसमें आप चंद कंपनियों का और जिक्र कर लें, इसके अलावे के हिस्से में कॉरपोरेट आएगा नहीं। लेकिन वो तमाम कॉरपोरेट जो हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि ऐसी स्थिति एक वक्त में आ जाती है जहां पर कॉरपोरेट को यह भी डर रहता है कि क्या आने वाले वक्त में उनके सामने ऐसी मुश्किल तो नहीं आएगी कि अगर वो पॉलिटिकल फंडिंग नहीं करेंगे तो उनके साथ सरकार जो है छापों के जरिए या दूसरी परिस्थितियों के जरिए, या एक पैरेलल की समस्या है। लेकिन हमें लगता है कि इन बीते 7-8 वर्ष में एक सिस्टम ऐसा बना लिया गया कि कॉरपोरेट खुले तौर पर समझ गए कि अगर कॉरपोरेट सत्ता का नेक्सस चलते रहेगा तो फिर वो पुरानी विचारधारा, पुरानी सोच धीरे धीरे कोई मायने नहीं रखेगी, और न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जो भारत का है वो बहुत साफ तौर पर एक मैसेज दे रहा है कि कॉरपोरेट पूंजी के आश्रय अब छत्रप खुद को पनपा नहीं सकते हैं। उनको उस जमीनी राजनीति पर उतरना होगा जहां पर जनता उनके साथ खड़ी हो जाए। और अगर वाकई लोकतंत्र महंगा हो गया है, और दुनिया में सबसे महंगा लोकतंत्र भारत का ही माना जाने लगा है, जहां पे करोड़ों अरबों खरबों रुपए हर इलेक्शन में फूंके जाते हैं, तो वो पैसा कोई पॉलिटिकल पार्टी नोट कैसे छापेगी? रिजर्व बैंक तो उसके पास है नहीं। तो भारत के लोकतंत्र का ये एक नया डायमेंशन है जिसमें कॉरपोरेट की पूंजी, इंडस्ट्रियलिस्टों की पूंजी, हर पैसे वाले की पूंजी, हर ब्लैक मनी, व्हाइट मनी, जिस तरह की भी मनी होती है, वो सारी चीज उसी परिस्थिति में एक पाइपलाइन के जरिए उसी सत्ता तक जाएगी जिस सत्ता ने एक केंद्रीकृत स्थिति इस देश के भीतर में फेडरल स्ट्रक्चर से हटकर क्रिएट कर दी है। और ये आंकड़ा 2014 से लेकर 2022 तक के बीच में, जिसमें 2 बार लोकसभा इलेक्शन आ गए और कमोवेश 1.5 बार
यानी इस देश के लगभग 38 इलेक्शन आ गए, 38 राज्यों के इलेक्शन आ गए। अगर इन सब की पूंजी को आप कलेक्ट कर दीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि जितना पैसा इस इलेक्शन में फूंका गया, जो अलग अलग डाटा, चाहे एडीआर का डाटा हो, चाहे इलेक्शन वॉच का डाटा हो, चाहे कुछ एनजीओज का डाटा हो, कुछ इलेक्शन कमीशन का डाटा हो, कुछ एनजीओ अपने तौर पर जो रिसर्च करके निकाले वह डाटा आता है, वो तकरीबन 20 लाख करोड़ रुपया इस दौर में पॉलिटिकल तौर पे 2 लोकसभा इलेक्शन और 38 राज्यों के चुनाव की परिस्थितियों में अगर फूंक दिया गया तो उसके बाद कितना वापस इनके पास आया होगा, कितना पैसा कॉरपोरेट ने इनको दिया होगा, ये सिर्फ हम और आप कयास ही लगा सकते हैं, ये कहते हुए कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था को जिस तरीके से बदल दिया जा चुका है, ऐसे में अभी भी पारंपरिक राजनीति करने वाले जो भी राजनीतिक दल है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, बीजेडी भी है, उसमें डीएमके भी है, एआईडीएमके भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है। इनको अपनी आंखों को नए सिरे से समझना होगा, इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सामना कैसे करना है। अन्यथा सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।